हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर पर्सनैलिटी। ठीक है, जो सीडीपी का चैप्टर है पर्सनैलिटी, उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। हिंदी में पर्सनैलिटी को बोलते हैं व्यक्तित्व। तो होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पर्सनैलिटी आ करेक्टरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, फुलफिलिंग एंड बिहेविंग। जो व्यक्तित्व है, सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक विशिष्ट तरीका है। ठीक है, कि हम किस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करने का कुछ अलग तरीका हमारा क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सब में, तो सबकी क्या है कि ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, किसी की भी सेम नहीं होती। ठीक है, तो वो उस इंसान की क्या होती है, पर्सनैलिटी। ठीक है, सबकी अलग अलग। तो क्या है कि जो पर्सनैलिटी, जो शब्द है, व्यक्तित्व शब्द है, उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी लैटिन भाषा के शब्द परसोना। ठीक है, इसका अर्थ क्या है पर्सोना का, मुखौटा या फिर नकाब। ठीक है, मास्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टेज पे किसी भी कोई भी कैरेक्टर है, उसका हम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, या फिर किसी एक्टर के द्वारा जो पहना जाने वाला एक मुखौटा होता है। ठीक है, वो होता है पर्सोना। ठीक है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का अर्थ समझ आ गया। ठीक है, कि क्या क्या था। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, दो तीन आपको बताऊंगी, वो आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में आती हैं, पूछी जाती हैं ज़रूर। ठीक, तो पहली है आलपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आलपोर्ट के अनुसार पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट दैट determine his unique adjustment to the environment। हिंदी में है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ठीक है, और एक और है जो कि आइजेंक के अनुसार है। ठीक है, ये दो हम पढ़ेंगे। आइजेंक के अनुसार है, पर्सनैलिटी इज द मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इंटेलेक्ट एंड दैट determine his unique adjustment to his environment। कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान शक्ति, शरीर गठन का स्थायी और टिकाऊ संगठन है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि उसका जो चरित्र कैसा है, उसकी ज्ञान शक्ति और उसका शरीर का गठन कैसा है। ठीक है, उसका स्थायी और टिकाऊ संगठन है इन सब चीज़ों का, जो कि एनवायरनमेंट में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ठीक है, ये दो थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। तो जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है कि ये प्रकृति में गतिशील है, डायनेमिक है नेचर में जो पर्सनैलिटी है। ठीक है, इसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक शामिल हैं। इट इंक्लूड्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी है वो किसके इक्वल है, हेरिडिटी गुणा में एनवायरनमेंट। ठीक है, वंशानुक्रम गुणा में एनवायरनमेंट, इसका ये इक्वल है। तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो अनुपम होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, यह जो है लक्ष्य निर्देशित है, गोल डायरेक्टेड होती है। एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी होती है। अब जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को, ठीक है, जैसे कि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल एबिलिटी, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, तो ये सब क्या है कि बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे कारक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अब करेंगे क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कि व्यक्तित्व का गुण, ट्रेट सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने
दिया था। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये पूछा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए है स्कीनर, ऑप्शन नंबर बी है आलपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है पावलव और ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आलपोर्ट। ठीक है, आलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। ठीक है, इनका पूरा नाम है गार्डन आलपोर्ट। ठीक है, इनका जो एक टाइम है 1897 से लेके 1967 तक। ठीक है, ये इनका जीवन काल का जो है टाइम वो है। ठीक है, तो जो आलपोर्ट होते हैं उन्होंने बताया कि व्यक्ति में अनेक विशेषक होते हैं, ट्रेट होते हैं। ठीक है, और जिनकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या होती है? डायनेमिक होती है। ठीक है, ये जो विशेषक हैं, ये जो ट्रेट्स हैं ना, व्यवहारों का निर्धारण इस रूप में करते हैं कि व्यक्ति विभिन्न स्थितियों में समान योजनाओं के साथ क्रियाशील होता है। ठीक है, और जो ये आलपोर्ट हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है बहुत सारे ट्रेट्स को। ठीक है, और ग्रुप बनाया है 3 कैटेगरी का। ठीक है, 3 कैटेगरी इन्होंने बताई है। कौन कौन सी हैं? पहली है कार्डिनल ट्रेट्स, प्रमुख विशेषक, दूसरी है सेंट्रल ट्रेट्स, केंद्रीय विशेषक, और तीसरी है सेकेंडरी ट्रेट्स की गौण विशेषक। ठीक है, तो ये तीनों इन्होंने बताई है। ये एक फिगर है, इससे आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट्स, पहला है कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा है सेंट्रल ट्रेट्स और तीसरा क्या है? सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, हिंदी में मैं बता देती हूँ आपको। जो कार्डिनल ट्रेट्स है उसको बोलेंगे प्रमुख विशेषक। ठीक है, सेंट्रल को बोलेंगे केंद्रीय विशेषक और सेकेंडरी को बोलेंगे गौण विशेषक। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। जो कार्डिनल ट्रेट्स है उसमें क्या है कि दीज आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, ये क्या होते हैं? अत्यंत सामान्यकृत प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, ट्रेट्स दैट डोमिनेट योर पर्सनैलिटी, कार्डिनल ट्रेट्स में क्या है कि ट्रेट्स दैट डोमिनेट योर पर्सनैलिटी। अब जैसे कि कोई भी लक्ष्य है मान लो किसी का, ठीक है, तो उसको ये इंडिकेट करता है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या है कि व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत होता है। किस तरह से, ये आप जान लीजिए। एक एग्जाम्पल है जिसकी महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस और हिटलर का नाजिज्म। ठीक है, कि महात्मा गांधी की अहिंसा और हिटलर का नाजीवाद। ठीक है, ये इनका क्या था? एक ट्रेट था मेन। ठीक है, जो मतलब डोमिनेट कर रहा था उनकी पर्सनैलिटी को। ये क्या हुआ? कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है, अब दूसरा क्या है? सेंट्रल ट्रेट्स। ठीक है, कोर ट्रेट्स दैट शेप योर पर्सनैलिटी। ठीक है, जो क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, आकार देती है इसको। वो क्या है? एक विशेषक, ऐसे विशेषक जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की विवेचना की जाती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन इज एनालाइज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके? जैसे कि वार्म, ठीक है, डेलिगेंट या फिर सिंसियर, कि सफूर्ती, मेहनती या फिर निष्कपट। तो ये सब क्या है कि शेप करती हैं किसी की पर्सनैलिटी को। ये हुआ सेंट्रल ट्रेट्स। अब तीसरा है सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, ट्रेट्स दैट वेरी बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये क्या हुआ? द ट्रेट्स विच आर रिफ्लेक्टेड समटाइम इन दी पर्सन। ठीक है, जैसे कि विशेषक कोई भी ट्रेट जो व्यक्ति में कभी कभी परिलक्षित होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड समटाइम, कभी कभी दिखते हैं। जैसे कि आई लाइक मैंगोज, कि कोई बता रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, आम पसंद है या कुछ भी पसंद है। ठीक है, तो वो क्या है कि बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं कि जो आलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी है, इन्होंने इसके बारे में क्या क्या बताया है।
ठीक है, 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं और उसके अंदर अलग-अलग पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि किसके अंदर कौन-सी ट्रेट होती है, विशेषता होती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू आलपोर्ट विच ट्रेट डोमिनेट्स एन इंडिविजुअल एंटायर लाइफ? कि आलपोर्ट के अनुसार कौन सा गुण व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है? अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, कि कौन सा वो कौन सा गुण है। ऑप्शन नंबर ए है सेकेंडरी ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है कार्डिनल ट्रेट और ऑप्शन नंबर डी है सरफेस ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट है जो सबसे पहला है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि महात्मा गांधीज नॉन वायलेंस। तो क्या है कि जो एक ट्रेट है उनका मेन पर्सनैलिटी का, उसके इर्द गिर्द क्या है कि उनका पूरा जीवन व्यतीत होता है। ठीक है, तो कार्डिनल जो गुण है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डेवलप्ड द टाइप थ्योरी बेस्ड ऑन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज? की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल जूंग, ऑप्शन नंबर बी है फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन नंबर डी है पियाजे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कार्ल जूंग। ठीक है, तो जो कार्ल जूंग है उनका व्यक्तित्व वर्गीकरण है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, तो इन्होंने ये दिया था। ठीक है, तो ये एक स्विस मनोचिकित्सक थे, साइकाट्रिस्ट, जो स्विस मनोचिकित्सक थे जो कार्ल जी जूंग हैं। ठीक है, तो उन्होंने सामाजिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। एक इनकी बुक भी है साइकोलॉजिकल टाइप, कार्ल जी जूंग। ठीक है, इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने 3 तरह से किया है जुंग ने, उसको किस रूप में जाना जाता है? नॉन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, हिंदी में इसके बोलेंगे संसाधन मॉडल भी कहा इसको जाता है। तो इन्होंने 3 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई थी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति बहुत कम बात करते हैं, शर्मीले होते हैं, सामाजिकता कम होती है इनमें और उनके बहुत कम मित्र मिलेंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि कवि है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, ये इस सब श्रेणी में आते हैं। दूसरा है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो ये व्यक्ति बाहरी दुनिया में रुचि रखते हैं, आशावादी होते हैं। ठीक है, पर्यावरण में समायोजित होने की योग्यता होती है इनमें बहुत। ठीक है, ये सब होते हैं और इनका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि अध्यापक है, प्लीज, जैसे कि टीचर है, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, ये सब क्या है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं। फिर है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी, जो उभयमुखी व्यक्तित्व होता है। ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हैं, इनका संयोजन होता है। ठीक है, इन दोनों की क्वालिटी जो है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी में होती है। ठीक है, प्लीज नहीं, बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी फॉलोज द प्लेजर प्रिंसिपल? कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो जो फ्रॉइड हैं इन्होंने दिया था ईगो, सुपर ईगो और इड के बारे में। ठीक है, व्यक्तित्व की संरचना इन्होंने बताई थी। ठीक है, 3 टाइप की बताई है इन्होंने। इनके नाम क्या क्या हैं? पहला है इद, दूसरा है ईगो और तीसरा क्या है? सुपर ईगो। ठीक है, तो ये एक फिगर है, इसके थ्रू क्या है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। अब जो ये ईद है,
ठीक है, इसके साथ क्या लिखा है कि इट्स ऑल योर्स, फॉरगेट अबाउट योर ब्रदर, कीप इट ऑल फॉर योरसेल्फ। ठीक है, मान लो आपकी मम्मी या पापा कोई भी बड़ा आपको कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ देता है, ठीक है, कोई आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक जो इसकी पर्सनैलिटी है वो कैसी है कि ये सब, मतलब ये सब जो भी है ये मेरा है, भूल जाओ अपने भाई बहनों के बारे में, ठीक है, और ये सब अपने आप रख लो, मतलब सिर्फ खुद के पास रखो, कोई ज़रूरत नहीं किसी को देने की, ठीक है। दूसरा क्या है, ईगो। आई नो मॉम गेव मी दिस कैंडी टू शेयर विद माई ब्रदर, वी शुड स्प्लिट इट इवनली। तो जो ईगो वाला है वो ये सोचेगा कि हाँ, पता है कि मुझे ये मेरी मम्मी ने दी है, लेकिन मेरा भाई है ना, मेरा भाई है फिर बहन है, मुझे उसको बांट के देनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है कि उसके बारे में भी सोचता है, हाँ वो खुद भी खाएगा लेकिन उसको बांट के ज़रूर देगा, ठीक है। तीसरा क्या है, सुपर ईगो। यू नो दैट योर ब्रदर लव्स कैंडी, यू शुड गिव इट ऑल टू हिम एंड नॉट बी ग्रीडी। कि मान लो आपका कोई छोटा या बड़ा भाई है, उसको पसंद है बहुत ज़्यादा वो चीज़, कैंडी है, कुछ भी आपके पास है, ठीक है, उसको ज़्यादा पसंद है, तो वो सुपर ईगो मतलब होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, तो सोचेगा कि कोई बात नहीं, इसको पसंद है और उसको ही दे दो सारा, तुम बाद में खा लेना, ठीक है, और ये सब तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, कि उसके बारे में सोचो सिर्फ, ठीक है। तो ये है 3 टाइप की पर्सनैलिटी। जो इड होता है, इद में क्या है कि इंस्टिक्ट होते हैं, ईगो में रियलिटी होती है, ठीक है, वो साथ में बैलेंस करके चलेगा ईगो वाला। और जो सुपर ईगो है उसमें नैतिकता मतलब मोरालिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, कि बस हाँ वो अपने बारे में ही सोचता है कि, और जो भी चीज़ उसको पसंद है कुछ भी उसको तुरंत चाहिए, ठीक है। तो ईगो, ऑप्शन नंबर बी है सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर सी है इड, और ऑप्शन नंबर डी है कॉन्शियस माइंड। तो इसका सही आंसर होगा इड, ऑप्शन नंबर सी। जो इड है वो 6 इमीडिएट सेटिस्फैक्शन और डिजायर, कि इड तुरंत इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस फिगर से इसको जो थ्योरी है ये समझने में थोड़ी सी आसानी हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट ऑफ अ फ्रॉड पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, कि फ्राइड के अनुसार यथार्थ सिद्धांत पर कौन सा भाग कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है इड, ऑप्शन नंबर बी है ईगो, ऑप्शन नंबर सी है सुपर ईगो, और ऑप्शन नंबर डी है अनकॉन्शियस। तो ईगो क्या है कि यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, ये अपनी इच्छाओं और जो वास्तविकता है उसके बीच संतुलन बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोरल कंपोनेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इज, कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग कौन सा होता है जिसमें मोरालिटी बहुत होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इड, ऑप्शन नंबर बी है ईगो, ऑप्शन नंबर सी है सुपर ईगो, और ऑप्शन नंबर डी है लिबिडो। तो सुपर ईगो जो होता है उसमें क्या है कि नैतिक मूल्यों और अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यूज एंड कॉन्शियंस है, ठीक है, कंसाइंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु प्रपोज्ड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, की सब सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्राइड, ऑप्शन नंबर सी है स्कीनर, और ऑप्शन नंबर डी है हल। तो कार्ल रोजर्स हैं, उन्होंने सेल्फ थ्योरी दी थी, ठीक है, कि रोजर्स एम्फेसाइज्ड सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्वधारणा और आत्म विकास पर उन्होंने क्या दिया था, बल दिया था, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने दी थी कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, जो सेल्फ थ्योरी थी उसमें कौन कौन से पॉइंट थे, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और सेल्फ अवेयरनेस, इनके ऊपर क्या इन्होंने बल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू रोजर्स एन इफेक्टिव टीचर शुड बी, कि रोजर्स के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ऑथोराइजेशन,
ऑथोरिटेरियन, ऑप्शन नंबर बी है पनेटिव, ऑप्शन नंबर सी है एम्पैथेटिक और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रिक्ट। तो एम्पैथेटिक होना चाहिए रोजर्स के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि एम्पैथी हेल्प्स डेवलप अ हेल्दी पर्सनैलिटी, की जो सहानुभूति है वो स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज नॉट अ पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चनायर, ऑप्शन नंबर सी है अचीवमेंट टेस्ट और ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो जो अचीवमेंट टेस्ट है वो इसकी विधि नहीं है, ठीक है। जो अचीवमेंट टेस्ट मेजर लर्निंग नॉट पर्सनैलिटी, जो उपलब्धि परीक्षण है वो सीखने को मापते हैं ना कि व्यक्तित्व को, ठीक है। तो जो ये पर्सनालिटी असेसमेंट है इससे रिलेटेड एक ये फिगर है पूरा, ठीक है। इसमें सारे डिटेल्स हैं कि कौन कौन से टेस्ट हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ज़रूर ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या है। मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट की व्यक्तित्व मापन की विधियाँ बताई गई हैं, 4 तरह से हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव और साइको एनालिटिकल, ठीक है। हिंदी में है आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपी और मनोविश्लेषणात्मक। ये आप ज़रूर से ध्यान देख लेना, ठीक है। मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ भी बताई गई हैं, सब्जेक्टिव मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड है और प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या है कि इस विधि में हम एक समय पर एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस विधि में हम एक समय पर पूरे समूह के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। और जो तीसरा है प्रोजेक्टिव मेथड है, इसमें हम अप्रत्यक्ष विधि से व्यक्तित्व का मापन करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो ये अलग अलग इसमें टेस्ट हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में है केस स्टडी, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, ऑटोबायोग्राफी, चेकलिस्ट। ऑब्जेक्टिव में है ऑब्जर्वेशन, फिजिकल अपीयरेंस, रेटिंग स्केल, सिचुएशनल टेस्ट और सोशियोमेट्री। प्रोजेक्टिव में है द रोसाच इंक ब्लॉक टेस्ट, द थीमेटिक अप्रिशिएशन, ठीक है। ये अलग अलग जो सबने दिए थे ना, जो भी साइकोलॉजिस्ट ये मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताए गए टेस्ट है, ठीक है। साइको एनालिटिकल में है फ्री एसोसिएशन, ठीक है, और ड्रीम एनालिसिस मेथड। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है रोसाच इंकब्लोट टेस्ट इज अ, रोसार्क इंकब्लोट परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है एप्टीट्यूड टेस्ट और ऑप्शन नंबर डी है अचीवमेंट टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। ये है जो हमने ये 10 वाला क्वेश्चन है रोसाच इंकब्लोट टेस्ट, ठीक है। ये इसके बारे में ये बताया है, ठीक है। ये एक फिगर है, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें इंक है और इंक से जो ये हरमन रोसा है इनका नाम है जिन्होंने ये टेस्ट दिया था, ठीक है, 1921 में दिया था, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। इस परीक्षण में क्या है कि 10 स्याही के धब्बे होते हैं, ये जो बताए दिखा भी रखे हैं ये कार्ड 1 से लेके कार्ड 10 तक, ठीक है। इसमें जैसे कि 5 काले हैं, सफ़ेद 2 लाल रंग के हैं, शेष 3 हल्के रंगों के हैं। तो ये सब हैं इसमें अलग अलग से, ठीक है। तो इन ये जो कार्ड दिखाए जाते हैं ना, इनसे पूछा जाता है कि प्रत्येक कार्ड में वो क्या देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। और इनको 2 चरणों में दिखाया जाता है, ठीक है। हाफ जैसे कि उसको बंद किया कार्ड को, फिर हाफ इधर दिखेगा और हाफ दूसरी साइड दिखेगा। फिर इसको जैसे कि कागज़ को खोलते हैं ना, मुड़े हुए कागज़ को, तो किस तरह की आकृति हमें दिखाई देती है, ठीक है। दोनों साइड सेम है, ठीक है। और दूसरे चरण को पूछताछ कहा जाता है, जिसमें प्रयोज्य से यह पूछकर कि कहाँ, कैसे और किस आधार पर विशिष्ट अनुक्रिया उसके द्वारा की गई है, ठीक है। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड परफॉर्मेंस प्रॉपर, द सेकंड फेज इज कॉल्ड इंक्वायरी, ठीक है। ये सब जो कार्ड दिए गए हैं इस तरह से उन्होंने टेस्ट दिया था, ये आपने ध्यान रखना है। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।